हेलो क्लास 10th। आज हम अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र देखेंगे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 ने निकाला है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का सैंपल प्रश्न पत्र, जिसमें हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, choose and write the correct option. Choose and write the correct option. First है, the reaction in which energy is absorbed is called. वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है वो रिएक्शन कहलाती है। तो क्या वो रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाती है, एक्सोथर्मिक कहलाती है, एवापोरेशन कहलाती है या फिर कॉम्बिनेशन कहलाती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन सेकेंड है हमारे पास में, Fe सॉलिड, ठीक है, Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वसेस, दिस इम्प्लाइज FeSO4 एक्वसेस प्लस Cu सॉलिड। द एबो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है किस टाइप की रिएक्शन का? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? रूट, जाइलम, लीफ या फ्लोएम? तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ से होती है? लीफ से। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं? क्या ये साइटोकिनिन होते हैं, गिबरेलिन होते हैं, ऑक्सिन होते हैं या एब्सिसिक एसिड होते हैं? तो ये होते हैं एब्सिसिक एसिड्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, the part of male reproductive system in human beings. ह्यूमन बींग्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट है ओवरी, यूथरस, वास डिफरेंस या फैलोपियन ट्यूब। तो आपको पता है कि ओवरी, यूथरस और फैलोपियन ट्यूब ये सब पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो हमारा एक ही ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन? वास डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब इमेज कॉन्केव मिरर में जो इमेज बन रही है वो इमेज जो है वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या आएगा? बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 7, इमेज फॉर्म इन रेटिना इज। रेटिना में बनने वाली इमेज होती है वर्चुअल, इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास में 8 नंबर, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो डिवाइस का नाम आपको बताना है जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन कौन करता है? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या इलेक्ट्रिक मीटर? तो इसका प्रोडक्शन करता है जनरेटर। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसकी मैच द करेक्ट
कॉलम, यानी कि मैच द कॉलम इसका देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हमारा एटीपी के फ्रंट में है लेंस कैपेसिटी, बडिंग, लिक्विड मेटल्स, मेंडल, एम्पेयर, एसिड, थायरॉक्सिन, इलेक्ट्रिक करंट, कोलाम्ब, गॉइटर, हाइड्रा, डाइप्रोड, एनर्जी करेंसी, मर्क्यूरी, जेनेटिक या HCl। तो हमें पता है कि एटीपी क्या है, ये एनर्जी करेंसी है। तो इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, फर्स्ट हो जाएगा आपका जी से मैच। बडिंग किस में होता है, हाइड्रा पे। मेंडल ये है जेनेटिक्स। एसिड HCl, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, गॉइटर थायरॉक्सिन, डेप्रेट ये आ जाएगी आपकी लेंस कैपेसिटी, मर्क्यूरी लिक्विड मेटल। तो इस तरीके से ये मैच यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन फर्स्ट, an acid medicine is used for the treatment of indigestion। एंटासिड का यूज़ हम किसके ट्रीटमेंट में करते हैं, इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। मेटल्स आर गुड ब्लैंक ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओवरी प्रोडक्ट्स एस्ट्रोजेंस, ठीक है, ओवरी क्या प्रोडक्ट करती है, एस्ट्रोजेंस। मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ रेगुलेशन ऑफ गैमेट्स, या फिर इसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारों का चमकना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वाट। 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वाट। ओजोन मॉलिक्यूल्स, जिसका फॉर्मूला होता है O3, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन के मॉलिक्यूल्स कितने एटम्स बनते हैं, 3 एटम्स से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है राइट आंसर इन 1 सेंटेंस। आपको क्या आंसर देने हैं, 1 सेंटेंस पे आंसर्स देने हैं, जिसे मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टेंसाइल। टेंसाइल क्या है, तो टेंसाइल क्या है, द एक्सटेंट टू विच समथिंग कैन बी स्ट्रेच्ड विथआउट ब्रेकिंग। वो एक्सटेंट मतलब इतना किसी भी चीज़ को खींच पाना कि वो टूटे ना, उसी को बोलते हैं टेंसाइल, मतलब तन्यता। ठीक है। फिर है सेकेंड आपका इनवॉल्यूंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, बॉडी के इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कंट्रोल होते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा से। थर्ड, फ्रॉम वेयर डज द एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन। जो एम्ब्रॉय होते हैं वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो ये लेते हैं प्लेसेंटा से, ये लेते हैं न्यूट्रिशंस। ठीक है। What will be the power of a lens whose focal length is 1 meter? तो इसकी आ जाएगी 1 डायपोल। Write the least distance of clear vision for an adult with normal vision. किसी एडल्ट के लिए नॉर्मल विज़न की लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, तो इसकी लीस्ट डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी वोल्ट्स इज़ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन हाउसेज। हमारे घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो कितने वोल्ट की होती है, तो वो होती है 220 वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल करंट को मैकेनिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करता है वो होता है जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर। तो चलिए यहाँ पे हमारे वन वर्ड वाले क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? डिफाइन विद एग्जाम्पल। तो इसको आपको डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं इसका आंसर हम देखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल कंपाउंड इज, ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल कंपाउंड जो होते हैं फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या किसके फॉर्म पे बनते हैं? प्रेसिपिटेट के। बाय द रिएक्शन, किसी रिएक्शन पे ऑफ टू कंपाउंड, जब टू कंपाउंड की रिएक्शन होती है तो जो इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं वो एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो इस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जब हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड आर रिएक्ट, और उसमें सिल्वर क्लोराइड नाइट्रेट के सॉल्यूशन पे सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलता है किसका? ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का यही होती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखो, AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl के साथ में रिएक्शन करके AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है वाइट, और क्या होता है? NaNO3 आपका अलग निकल जाता है। तो इस तरीके की रिएक्शन जो होती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का और में आया था, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो वाई फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन। तो बोलता है जो फूड कंटेनिंग फूड होते हैं जिनमें ऑयल और फैट होता है, इस तरीके के फूड को क्यों सुरक्षित रखने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। तो ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स बिकम रेंसाइड बाय ऑक्सीडेशन। जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होते हैं वो रेंसाइड हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन की वजह से। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो उनको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए। एंड टर्न रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी से बचाने के लिए। दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन शो देयर ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक प्लेस, और उनको बचा के रखते हैं ताकि जो है वो उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। क्योंकि क्या होता है, ये इसमें नाइट्रोजन गैस रहती है, तो इनके अंदर इनके पैकेट्स में क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस के लिए प्लेस नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, और ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो फूड आइटम्स जो है वो बच जाते हैं रेंसाइड होने से। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना इसका आंसर हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, मिश्र धातु क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। व्हाट आर एलॉयज? गिव वन एग्जाम्पल। आपको बताना है कि एलॉय क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। द homogeneous mixture of two or more than two metals or a metal and a non-metal are called alloys. homogeneous mixture किसका? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का और a metal and a non-metal, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सर जो होता है वही कहलाता है एलॉयज। तो यहाँ पे हमारा ये एलॉय का आंसर हो गया। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन इसी के और में जो आया था, क्या था? विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों? वाई आर इलेक्ट्रिक वायर मेड ऑफ मेटल्स? जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक के वायर जो होते हैं वो धातु के बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं।
हम metal contain free electron which are responsible for the flow of electric current। metals पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। इन वायर सिंस द मेटल आर गुड कंडक्टर, और तो और मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। देयरफॉर इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिक वायर जो हैं और केबल जो हैं वो किसके बनाए होते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। द फंक्शनल ग्रुप एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज स्पेशली अटैच्ड टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किससे जुड़े होते हैं, अटैच टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े होते हैं। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इन्हीं को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं OH फंक्शनल ग्रुप जिसको एल्कोहलिक बोलते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक, CHO एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड CO मतलब कि कीटोनिक। तो इस तरीके के ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के और में हमसे क्या पूछा था, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये किससे बने होते हैं, सिर्फ इसमें कॉम्बिनेशन होता है कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का। आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मेथेन CH4, इथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन C2H2 एंड बेंजीन C6H6 ETC। ये सब क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन पे सलाइवा का क्या रोल होता है। देखते हैं डाइजेशन पे सलाइवा का, फूड के डाइजेशन पे सलाइवा का रोल। द सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द माउथ, हमारे माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, विच मिक्सेस विथ द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट एंड स्टिकी, जो खाने पे मिक्स होती है और उसको सॉफ्ट और स्टिकी बनाती है। ड्यू टू विच इट मूव्स इजीली, और इसकी वजह से वो इजीली मूव होता है। मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट द सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम, और तो और इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें एंजाइम होते हैं कॉल्ड सलाइवरी, जिनको सलाइवरी बोलते हैं। एमेलिसिस दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, जो स्टार्च को तोड़ते हैं। विच इज़ आ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव सिंपलर शुगर, और यही जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर शुगर पे तोड़ते हैं। दिस वे स्टार्च प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इसीलिए ये फूड के डाइजेशन पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के और में हमसे क्या पूछा था। तो इस क्वेश्चन के और में हमसे पूछा था, लसिका एवं रक्त में 2 अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ और ब्लड में, खून और रक्त में, लसिका और रक्त में आपको डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर ये है कि
वन साइड में हम लिखेंगे लिम्फ और सेकेंड पे लिखेंगे ब्लड। इट इज़ आ काइंड ऑफ वाइट टिश्यू, ये किसका काइंड है? वाइट टिश्यू का। इट इज़ आ रेड फ्लूइड टिश्यू, ये किसका काइंड है? रेड फ्लूइड टिश्यू का। RBCs आर नॉट फाउंड, इसमें RBCs नहीं होते और इस पर RBCs आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। लेस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे प्रोटीन कम प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़, यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। It does not contain excrete products and if they are found then they are present in very little quantity। तो ये है इसका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्वपरागण क्या है? What is self pollination? सेल्फ पोलिनेशन को अपने को सेल्फ पोलिनेशन क्या है? When the pollen grains from anther of a stamen are transferred to the stigma of pistil of the same flower। जब, ठीक है, वैन द पोलन ग्रैन, जब पोलन ग्रैन जो होते हैं कहाँ से? फ्रॉम एंथर, जो एंथर पार्ट होता है फ्लावर का, वहाँ से पोलन ग्रैन ऑफ अ स्टेमेंस, किसमें? स्टेमन में। आर ट्रांसफर, कहाँ जाते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, किसके स्टिग्मा में? पिस्टिल के, ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के। देन दिस प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो यह जो प्रोसेस है किसकी? पॉलिनेशन की, इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसके और में कौन सा क्वेश्चन था। इसके और में क्वेश्चन था द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से किस तरीके से अलग है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इन बाइनरी फिजन इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स। बाइनरी फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट होता है, मतलब कि और डिवाइड्स या फिर टूटना बोल सकते, टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, और बनाते हैं दो नए ऑर्गेनिजम्स। ऑन द अदर हैंड, और तो दूसरी तरीके से अ मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, और बनते हैं मल्टीपल फिजन्स में क्या होता है? मल्टीपल फिजन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स, इसमें बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म, स्प्लिट्स होते हैं और बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। आंट्स रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन्स, जो आंट्स होती हैं ना वो बाइनरी फिजन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। वेयरएज, जबकि द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। लेकिन जो मलेरिया होता है, मलेरिया पैरासाइट होते हैं या प्लाज्मोडियम होते हैं, ये कौन सा फिजन करते हैं? मल्टीपल फिजन करते हैं। तो ये अंतर है। देखो, जो आपका बाइनरी फिजन होता है उसमें भी स्प्लिट होता है, कौन? और पेरेंट ऑर्गेनिज्म, लेकिन क्या बनाते हैं? टू न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। और जो मल्टीपल फिजन में भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, और जो बाइनरी फिजन होता है वो आंट्स वगैरह पे होता है, और जो मल्टीपल फिजन्स होता है वो मलेरिया पैरासाइट या प्लाज्मोडियम इन सब में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डायप्टर पावर ऑफ लेंस। तो इसका आंसर है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किसका रेसिप्रोकल? फोकल लेंथ का। इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, इसी को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इट्स यूनिट इज डायप्टर, इसकी यूनिट होती है डायप्टर। ठीक है, अब इसी के और में जो क्वेश्चन आया था वो हम देख लेते हैं। क्या है इसके और का क्वेश्चन? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं?
व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज defined as the ratio of speed of light in first medium to that in second medium। देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो को डिफाइन करते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जो लाइट की स्पीड होती है उसका क्या शो करते हैं हम? रेशियो शो करते हैं। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यही होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण बताइए। दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो कौन सा मिरर? ओनली कॉनकेव मिरर इज सुटेबल फॉर शेविंग, गिव रीज़न। दाढ़ी बनाने के लिए आपको कॉनकेव मिरर का आप यूज़ करते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका रीज़न क्या है। The concave mirror is used for shaving because when we keep our face in front of concave mirror such that the face in the between pole and focus of mirror। तो जब हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं शेविंग के लिए करते हैं, क्योंकि वैन वी कीप आवर फेस, क्योंकि जब हम अपना फेस सामने लाते हैं किसके? इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के सामने, तो सच दैट, तो द फेस इज़ इन बिटवीन, तो हमारा चेहरा होता है किसके बीच में? बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। तो जो मिरर का पोल होता है और जो फोकस होता है इसके बीच में हमारा फेस होता है। देन तब इन लार्ज इमेज ऑफ हेयर इज़ फॉर्म, तो हमारे जो चेहरे पे हेयर होते हैं वो क्या बड़े दिखते हैं? बड़े बड़े दिखते हैं। देयर फॉर शेविंग बिकम ईजियर, और इसीलिए जो शेविंग है मतलब दाढ़ी बनाना है वो ईजी हो जाता है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं इसके और में हमें क्या क्वेश्चन पूछा था। इसके और में क्वेश्चन था आपका, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की परिभाषा। आंसर देखते हैं, आ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, वो पॉइंट जिस पे प्रिंसिपल एक्सिस द लाइट रेज कमिंग पैरेलल, क्या होती है? लाइट रेज क्या होती है? पैरेलल होती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं लाइट रे, प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद में फ्रॉम द मिरर से, इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, विभव किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखिए। व्हाट इज पोटेंशियल? राइट इट्स एसआई यूनिट। तो पोटेंशियल है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट। तो वो अमाउंट किसका? वर्क डन का अमाउंट इन ब्रिंगिंग, जिसकी यूनिट होती है पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से? इन्फिनिटी से, टू अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज कॉल्ड, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। चलिए देखते हैं इसके और में कौन सा क्वेश्चन था। इसके और में क्वेश्चन था, ओम का नियम लिखिए। राइट ओम्स लॉ। हमको क्या बताना है? ओम्स लॉ बताना।
देखिए ओम का लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द इफ द पोटेंशियल कंडक्शन, क्या, पोटेंशियल कंडक्शन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन अनचार्ज्ड, क्या रहता है, ये रिमेन अनचार्ज रहता है, देन द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference apply across its end। जबकि क्या होता है इसका, इसके अंदर जो कंडक्टर रिमेन अनचार्ज रहता है कंडक्टर, देन द करंट फ्लो थ्रू, और जब इससे करंट फ्लो होता है तो द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कंडक्टर क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द पोटेंशियल, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस की, अप्लाइज अक्रॉस इट्स एंड, जो उसके एंड्स पे अप्लाई किया गया है उसके, मतलब V/I = R, या फिर बोलें V = IR। तो यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए, मतलब राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ़ वी स्ट्रेच्ड आउट द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड the thumb of the left hand in a way that are mutual perpendicular, and if the forefinger point the direction of magnetic field and middle finger show the direction of electric current, then the thumb will point the force acting on the conductor। तो बोलता है कि जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लेफ्ट हैंड को लेकर चलते, तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, इफ़ वी स्ट्रेच्ड आउट द फोर फिंगर, जब हम अपनी फोर फिंगर को सीधे करते हैं, और द मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इस तरीके से जब हम फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड का थंब होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इन सच आ वे, जब तीनों को फहराते, कौन से थंब, फोर हैंड और मिडिल हैंड, तीनों को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, द म्यूचुअल परपेंडिकुलर, देन तो वो परपेंडिकुलर होता है थंब किसके, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के, इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है, एंड द मिडिल फिंगर, और जो मिडिल फिंगर होती है शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन दिखाती है, इलेक्ट्रिक करंट की, देन द थंब विल, और थंब क्या दिखाता है, देन द थंब विल पॉइंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, और थंब किसको दिखाता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, किसको दिखाता है, जो फोर्स उसमें एक्ट कर रहा है उसको दिखाता है, कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको। इट मीन्स जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें तीन चीज़ें यूज़ होती है, कौन सी, एक थंब, जब हम थंब को ऐसे सीधे फैलाते हैं, और हमारी फोर हैंड फिंगर और मिडिल फिंगर, तो ये तीनों चीज़ें, तो ये जो बताता है, थंब दिखाता है किसको, फोर्स को, फोर फिंगर आपकी दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपकी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर दिखाती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, इनकी डायरेक्शन दिखाती है। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके और में आया था, विद्युत फ्यूज़ क्या है, इसका उपयोग लिखिए। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़, राइट इट्स यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है और इसके यूज़ क्या है, चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इट इज़ आ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस इन विच द वायर ऑफ एन एलॉय, जिसमें एक एलॉय का वायर लगा रहता है, ऑफ हाई रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ये वायर क्या होता है, एक एलॉय का बना होता है जो जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इज़ यूज्ड विच, इसका यूज़ किया जाता है, विच कंट्रोल द मैक्सिमम लिमिट, जो क्या करता है, मैक्सिमम लिमिट को कंट्रोल करता है, किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की
मैक्सिमम लिमिट को कंट्रोल करता है थ्रू अ सर्किट, किसी भी सर्किट पे। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस बाय शॉर्ट सर्किटिंग एंड क्या ओवरलोडिंग। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम अपना जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको प्रिवेंट कर सकें, किससे, शॉर्ट सर्किट होने से और ओवरलोडिंग से। तो ये एक डिवाइस है जिसमें वायर लगा होता है, किसका, एलॉय का, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है और क्या होती है, लो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये कंट्रोल करता है मैक्सिमम लिमिट को, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, और इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक एप्लियंस को शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। राइट टू कजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न हैं कंटिन्यूअस कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों की लगातार कटाई, रिजल्ट इन इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ों की लगातार कटाई करने से क्या बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट एंड टोटल कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल ETC। बोलता है कि ये जो है इनका कंब्यूशन जो हो रहा है, किसका, फॉसिल फ्यूल्स का, कोल का, पेट्रोलियम का, ETC का, ये भी कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के और में हमको कौन सा क्वेश्चन पूछा था। ओजोन परत क्या है, क्यों छीड़ हो रही है। ओजोन परत क्या है और ये क्यों छीड़ हो रही है। इट मीन्स इसका इंग्लिश है व्हाट इज़ ओजोन लेयर, वाई इट इज़ डिप्लीटिंग। ये ओजोन परत क्या है और ओजोन परत क्यों डिप्लीटिंग हो रही है, क्यों इसका क्षरण हो रहा है, ये जो है धीरे धीरे क्यों खराब होते जा रही है, या छेद इस पर हो गया है ओजोन लेयर पे। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर पे एट हाइट ऑफ, कितनी हाइट पे, हाइट ऑफ 32 to 80 किलोमीटर, मतलब 32 से 80 किलोमीटर, कहाँ से, फ्रॉम सी लेवल के 32 से 80 किलोमीटर की हाइट पे आ थिक लेयर ऑफ ओजोन, एक पतली सी लेयर है किसकी, ओजोन की, कहाँ से, एटमॉस्फेयर में 32 से 80 किलोमीटर की हाइट पे एक थिन लेयर है किसकी, ओजोन की, इज़ फाउंड विच इज़ नोन एज ओजोन लेयर, जिसको ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। ये क्यों डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक एरोसोल, और एरोसोल टाइप के जो पॉल्यूटेंट हैं मतलब प्रदूषक जो हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से ये क्या हो रही है, डिप्लीटिंग हो रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में 3 अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमको बताना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे डिफरेंस। चलिए देख, डिफरेंस एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इन दिस रिएक्शन हीट इज़ इवॉल्व्ड, इसमें क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। इन दिस रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब, इसमें हीट एब्सॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होगी। कंबशन ऑफ CH4 इसका एग्जाम्पल है, और मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है CH4 प्लस कार्बन 2O2, दिस इम्प्लाइज CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। इसका एग्जाम्पल है आइस प्लस हीट, दिस इम्प्लाइज वाटर। दिस रिएक्शन ऑकर इन बोथ डायरेक्शन, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो दोनों ही डायरेक्शन पे होती है। दिस रिएक्शन ऑकर इन द डायरेक्शन, वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे होती है एंडोथर्मिक की रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि इसके और में कौन सा क्वेश्चन था। इसके और में क्वेश्चन था
अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखिए। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखना है आपको? रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स लिखने हैं, बताने हैं। तो क्या होते हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर। द फॉलोइंग आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स। नंबर 1 कंसंट्रेशन। क्या? कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। सेकेंड, टेम्परेचर। नॉर्मली एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ हाई। नॉर्मली यदि टेम्परेचर हाई होगा तो केमिकल रिएक्शन का रेट भी हाई होगा। थर्ड, सरफेस एरिया। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। यदि आप जिसका सॉलिड का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्वेश्चन 4 नंबर, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस का प्रभाव। सर्टेन रिएक्शन टेक प्लेस फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जैसे लाइट की प्रेजेंस पे रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, प्रेशर। विथ इंक्रीज इन प्रेशर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट। लेकिन क्या होने चाहिए? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब किस में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? कंसंट्रेशन, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है रिएक्टेंट का वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई रहेगा वैसे ही केमिकल रिएक्शन भी क्या करेगी? का रेट भी हाई होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे रिएक्शन का भी रेट इंक्रीज होता है। फिर लाइट पे कुछ कुछ रिएक्शन फास्टर होती हैं। प्रेशर पे जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ अ नर्व सेल। हमको किसका डायग्राम बनाना है? नर्व सेल का डायग्राम बनाना। देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या लेबल डायग्राम। तो इस तरीके से बनता है ये स्ट्रक्चर किसका? न्यूरॉन का। तो देखिए ये होता है बीच में न्यूक्लियस, ये होते हैं डेंड्राइट्स, ये होता है एक्सन, ये होती है सेल बॉडी और ये होते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूरॉन का लेबल डायग्राम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके और में क्या आया था। इसके और में आया था आपको प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। इसमें भी और में भी आपको क्या आया है? डायग्राम आया है। ड्रा अ डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। किसका डायग्राम बनाना है आपको? रिफ्लेक्स एक्शन का। तो चलिए देखिएंगे, ये है हमारे पास में रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम ये। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम, ये लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये होती है इसकी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके आपको सारे नेम याद करने पड़ेंगे। डॉर्सल हॉर्न, ग्रे मैटर, ठीक है, वेंट्रल हॉर्न, वाइट मैटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसका रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू? तो देखेंगे कि स्काई का कलर क्यों ब्लू दिखाई देता है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर स्कैटर द ब्लू कलर ऑफ लाइट एट मैक्सिमम एक्सटेंट। बोलता है कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते किसके? गैसेस के, और दो अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते कहाँ पर? एटमॉस्फेयर पे। ये क्या करते हैं? स्कैटर द ब्लू कलर, ये ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं ऑफ लाइट,
एट मैक्सिमम एक्सटेंट, और उसको फैला देते हैं। दिस स्कैटर ब्लू कलर फॉल्स इन आवर आइज़, और यही स्कैटर जो है ब्लू कलर का वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। ड्यू टू विच द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, और इसी के कारण जो है हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कि इसके और में कौन सा क्वेश्चन आया था। इसके और में आया था, हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्यों? Why do we see rainbow in the sky only after it rains? तो बारिश के बाद ही हमें स्काई में क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है द लाइट रे वैन पासेस थ्रू द वाटर। जब क्या होता है, लाइट की रे पास होती हैं कहाँ से? थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों से। जब पानी की बूंदें आती हैं और उसमें से लाइट पास होता है तो गेट डिसअपियर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, तो वो अलग अलग कलरों में बढ़ जाता है। एंड हैंस अ बैंड ऑफ कलर, और क्या बना लेता है? कलर का बैंड बना लेता है, पट्टियाँ बना लेता है। कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इज सीन इन द स्काई, और यही स्पेक्ट्रम जो है हमें स्काई में दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। राइट 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप एंड इन पेपर इंडस्ट्री। ग्लास सोप में और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरॉक्स ETC। और किस में करते हैं? सोडियम कंपाउंड, जिसको बोरॉक्स बोलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड बनाने में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के यूज़, इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड्स, इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। इसका यूज़ एंटासिड की तरह भी करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका और का। जिप्सम क्या है? क्या होगा जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा? मतलब जिप्सम क्या है, और जिप्सम को यदि 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि आप गर्म करते हैं तो क्या होगा? What is gypsum? What will happen if it is heated at 100 डिग्री सेल्सियस? यदि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या होता है? चलिए देखते हैं आंसर। जिप्सम इज़ आ सब्सटेंस, जिप्सम एक सब्सटेंस है, फाउंड इन कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस। जो कहाँ मिलता है? फ्रांस की कैपिटल ऑफ फ्रांस, क्या? पेरिस में। व्हेन इट इज़ हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस देन द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ फॉर्म। और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट देते हैं तो क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, मतलब कि POP मिलता है। तो यह है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 twice H2O. This implies CaSO4 half H2O plus 3/2 H2O। तो इस तरीके से जिप्सम को यदि हीट दी जाती है तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किन्हीं दो अल्कोहल के सूत्र IUPAC नाम लिखकर संरचना बनाइए। क्या कोई भी 4 जो है अल्कोहल, उनका IUPAC नेम लिखना है और उनकी क्या बनानी है? संरचनाएं बनानी है। राइट द फॉर्मूला IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 4 अल्कोहल। क्या क्या? अल्कोहल के कोई 4 स्ट्रक्चर बनाने हैं अल्कोहल के, उसका फॉर्मूला भी लिखना है और उसका IUPAC नेम भी आपको बताना है। Compound formed by the combination of hydrogen and carbon are called hydrocarbon। कार्बन और कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं?
हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो इनके नेम जो हैं और इनके फॉर्मूला और इनके स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला है अपना मेथेन, CH4, ठीक है। मेथेन का फॉर्मूला CH4, इसका स्ट्रक्चर ये है आपका, ठीक है। एथेन C2H6 और इसका स्ट्रक्चर क्या है ये, ठीक है। वैसे ही प्रोपेन C3H8 और इसका स्ट्रक्चर देखिए ये है आपके 3 कार्बन 1 2 3 और इनके ये जो है 8 इस पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका है ब्यूटेन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और हमको पूछा है कि एल्कोहल के, किसका पूछा है, एल्कोहल के, तो हम बताते हैं किसके, एल्कोहल के। तो जैसे मेथेन के साथ में मेथेन का एक कंपाउंड, ठीक है। जैसे ये देखो CH4 में मेथेन का एक कंपाउंड H जो है हट जाए और इसमें क्या जुड़ जाए, एक फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ जाए, ठीक है। यहाँ पे OH जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा मेथेनॉल। तो ये ऑल ग्रुप से आपके ऑल फंक्शनल ग्रुप से जितने भी बनते हैं तो इनके आपको स्ट्रक्चर्स IUPAC नेम लिखने हैं। तो चलिए इसी से समझते हैं। यहाँ पे देखिए यदि आपको बनाना है मैथिल एल्कोहल, ठीक है, तो मेथेन का क्या होता है, CH4 होता है, तो इसको मैथिल एल्कोहल को ही बोलते हैं मेथेनॉल। तो जो मेथेन था CH4 उसमें एक H हटकर OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा और ये बना मेथेनॉल। अब मेथेनॉल बना है तो अब हमको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यह है एक कार्बन एक है, इसमें हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन ये हो गए और एक हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो ये पहले एक कार्बन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा और एक बॉन्ड से ऑक्सीजन ने किसको जोड़ा है, H को। तो ये बन गया आपका पहला एल्कोहल जो है मेथेनॉल। अब दूसरा है एथेनॉल। वैसे ही जो C2H6 फार्मूला है उसमें से एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा OH से और इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बना लेगा। वैसे ही बना लेंगे आप प्रोपेनॉल का और वैसे ही बनाएंगे हम किसका, ब्यूटेनॉल का। ये देखिए ये है ब्यूटेनॉल का C4H9OH, ठीक है। ब्यूटेन का क्या होता है, C4H10 होता है, लेकिन क्या बनाना है हमको, ब्यूटेनॉल बनाना है, इसलिए C4H9OH। तो इस तरीके से इसकी सीरीज़ आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे है ये एल्कोहल के सूत्र और उसके IUPAC नाम और उनकी संरचनाएं आपको दिखाई हुई है। चलिए इसके और में जो क्वेश्चन आया था वो है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसके औद्योगिक उपयोग हमको बताने हैं। इसका इंग्लिश है व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या है, एंड राइट इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमको बताने हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या, किसका, हाइड्रोजन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, किसकी प्रेजेंस में, कैटेलिस्ट की प्रेजेंट पे, इज़ नोन एज हाइड्रोजनेशन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इसके इन वेजिटेबल ऑयल्स एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। तो इनके जो वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं या जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, चैन आर फाउंड, उनमें एक चैन मिलती है। These chain on hydrogenation in the presence of nickel catalyst from saturated carbon chain, thus vegetable ghee is made on industrial scale। तो जो इंडस्ट्रियल स्केल जो होते हैं या इंडस्ट्रीज़ में जो होते हैं वेजिटेबल घी, मतलब जैसे डालडा वगैरह जो बनाते हैं ना, उन पे इनका यूज़ किया जाता है, किसका, हाइड्रोजनेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। किसका चित्र बनाना है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको लेवल डायग्राम बनाना है। चलिए तो देखते हैं इसका लेवल डायग्राम, ये है, ठीक है। तो आपको बस किसी भी चीज़ का जब डायग्राम बनाने आ रहा है ना, तो आपको क्या होना चाहिए, उसके
पार्ट्स पता होने चाहिए। तो ये है एडर्नल ग्लैंड, ये है किडनी, ये है कॉर्टेक्स, ये है मेडुला, ये है वेनी, ये है पेल्विस, आर्टरी, इंफ्राफेरेरिया, वेन कैव, और ये है आपका वेन कैव, यूरेट्रा और यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरीके से आप इसका लेबर डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, इसी के और में हमें पूछा था मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। किसका चित्र बनाना है? मनुष्य के पाचन तंत्र का। ड्रॉ अ लेबर डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका डायग्राम बनाना है हमें? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेबर डायग्राम बनाना है। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेबर डायग्राम। ये है टीथ, ठीक है, ये है सलाइवरी ग्लैंड, ये है टंग, ठीक है, यहाँ से आपका ये पूरा स्टोमक, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, गॉल ब्लैडर, ये सब आपको इनके नेम याद करके और इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एलील की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ एलील। एलील क्या होता है? एलील होता है वन ऑफ टू और मोर डीएनए सीक्वेंस, दो या दो से ज़्यादा डीएनए सीक्वेंस ऑकरिंग एट अ पर्टिकुलर जेन लोकस, जो कि एक पर्टिकुलर जेन लोकस में मिलती हैं, इन्हीं को बोलते हैं एलील, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। थैंक यू।